हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब अपना इसमें रिवीजन क्लास जो फाउंडेशन लॉ की चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर है एलएलपी, चैप्टर 4 जो आपके नंबरिंग में है। अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम कहते हैं इसमें रिवीजन क्लास का पोर्शन देख रहे हो और पहले वाली 2 क्लासेस नहीं देखी है, तो मेरा मानना है आपको फर्स्ट वो 2 क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो रिवीजन लेक्चर है उसमें मैंने कंपनी चेक करवाया, देन नेक्स्ट वाले में पार्टनरशिप करवाया, और ये जो एलएलपी है ये किसका हाइब्रिड फॉर्म है, कंपनी एंड पार्टनरशिप। मतलब आप यूं कह सकते हो कि अगर आपको एलएलपी मोर देन हाफ अपने आप ही करनी है कॉन्सेप्चुअली, तो फर्स्ट आप क्या करो कंपनी, फिर आप क्या करो पार्टनरशिप। जब ये दोनों करोगे तो एलएलपी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि कंपनी से आपने मेनली कौन सी थिंग पिक की, लिमिटेड लायबिलिटी, और पार्टनरशिप से आपने मेनली कौन सी थिंग पिक की, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने आप ही क्या बन जाएगी, एलएलपी। तो एलएलपी के ऑलमोस्ट काफी सारे प्रोविजंस इस बेस पे हो जाएंगे, कुछ तो खैर एक्ट है तो उसमें चेंज आएगा एक बार। तो पहले कंपनी और पार्टनरशिप करनी चाहिए, फिर एलएलपी पे आना चाहिए, सीक्वेंस ही होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे लिए सर इतना सारा कोर्स पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक सिंपल सजेशन है, एलएलपी वाला चैप्टर पूरा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एलएलपी वाला चैप्टर कहते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बी पोर्शन में आता है 5 मार्क्स का, फिक्स है, आप कितने सालों के सजेस्टेड आईसीए के उठाकर चेक कर लो। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इसमें जो आपके 6 है उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो आप सीधा का सीधा एलएलपी वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, तो आपके एक सिंगल मार्क का क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आप पूरा का पूरा स्टिल क्या करोगे, 60 मार्क्स का पोर्शन अटेंड करोगे। अगर किसी को लगता है कि उसका कोर्स कहते हैं इसमें लेंथी हो रहा है, वो कवर नहीं कर पाएगा, तो एलएलपी पे रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर किसके फेवर में जा रहा है, आपके फेवर में। तो एक ये कनेक्शन भी कर सकते हो। और जिसको एलएलबी पढ़ना है थोड़ा समझना है, कहते हैं इसमें ये रिवीजन से मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहला देखो, एलएलपी एक्ट में 4 शेड्यूल्स हैं। अब शेड्यूल्स का कहते हैं इसमें काम, कहते हैं इसमें देखो क्या है। नंबर 1, जो एलएलपी में पार्टनर्स है उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन देमसेल्व्स एंड विद एलएलपी, ये नॉर्मली गवर्न किससे होता है, एलएलपी एग्रीमेंट से। लेकिन जब तक वो एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बन जाता तब तक ये गवर्न किससे होंगे, शेड्यूल 1। 4 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 2 3 4 सीक्वेंस में। शेड्यूल 1 में क्लिक होना चाहिए कि इसके अंदर क्या गिवन है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी विद देमसेल्व्स एंड विद एलएलपी। पर ये शेड्यूल 1 एप्लीकेबल कब होगी, जब तक एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बन जाता। तो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज में एलएलपी एग्रीमेंट बनाना होता है। तो मतलब वो 30 डेज जब तक एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक इससे काम चलाएंगे। फिर ये जो शेड्यूल 2 3 4 है, ये भी बहुत आसान है, बस आपको स्टेप समझना है। फॉर्म प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। आप सीक्वेंस में देखो, ये स्मॉल टू बिग हो रही है धीरे धीरे। फर्म छोटे लेवल पे होती है, प्राइवेट कंपनी थोड़े बड़े पे, और पब्लिक कंपनी उससे भी बड़े लेवल पे। तो आपने शुरुआत में ये बनाई, बाद में आपको याद आया कि एलएलपी इनसे बेटर होती है, तो आप फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शेड्यूल की सीक्वेंस आसान है, सेक्शन भी आसान है। ये हम आगे देखेंगे, सेक्शन 55, ये 56 और ये 57 है। अब एलएलपी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखो क्या है। एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है, बिल्कुल सही बात है, इतने सारे थे एक और आ गया। ये एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो आपको बेनिफिट्स किसका दे रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी का, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी दे रहा है, पार्टनरशिप की, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ये घूम फिर के रिपीट होगा जो मैंने इधर बताया।
सेकंड, एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ये कौन सा फीचर है, कंपनी वाला। हमने पार्टनरशिप से बस वो फ्लेक्सिबिलिटी पिक की है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा खुद डिसाइड कर लो, क्या पीएसआर होगा खुद डिसाइड कर लो, तो वो तो पार्टनरशिप से। बाकी फीचर्स हमने इसको किसके दिए हैं, कंपनी के कहते हैं इसमें गिवन किए। तो जब भी एलएलपी में कोई ट्रांजैक्शन बनेगा वो एलएलपी के नेम से बनेगा, तो उसके लिए लायबल कौन होगी, इटसेल्फ एलएलपी, और वो लायबिलिटी मीट आउट किससे की जाएगी, एलएलपी की एसेट से। तो एलएलपी के पार्टनर्स की नॉर्मली कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती जब तक कि वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड ना हो। तो एलएलपी में दोनों है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है और पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर भी है। तो एलएलपी इन दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं इसमें होती है। बॉडी कॉर्पोरेट, देखो एक तो ये ध्यान रखना, ये जो नोट्स हैं ये अपडेटेड है, मतलब जो आईसीआई की आप नवंबर 22 की आरटीपी देखोगे तो उसमें एलएलपी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस दे रखे हैं, वो सारे चेंजेस ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपको और कहीं से चेंजेस या अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लो, इसमें अमेंडमेंट भी है। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड वाइडर देन कंपनी होता है क्योंकि ये एलएलपी को भी इंक्लूड कर जाएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सिंपली ध्यान क्या रखनी है, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे इंडियन चाहे फॉरेन, कोई सी भी एलएलपी हो, चाहे इंडियन चाहे फॉरेन, वो क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है। किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कॉर्पोरेशन सोल, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते। नेक्स्ट, मैंने डेफिनेशन में जो काम की डेफिनेशन है बस वही पिक की है, बाकी सब हटाइए। फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर आते ही आपके माइंड में आ जाता है सर जो 1 अप्रैल से चालू होता है और जो 31 मार्च को खत्म हो जाता है, मतलब दिस ईयर के 1 अप्रैल से बिगिन हुआ, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म हो गया। ये तो हमें आता ही है, मैं क्यों मना कर रहा हूं, नो डाउट आता है, तो बहुत आसान चीज है। पर फाइनेंशियल ईयर पे अगर क्वेश्चन आया तो या तो सीधा थ्योरेटिकल आएगा, और अगर कल को उसे केस स्टडी कहते हैं इसमें देनी हुई तो वो केस स्टडी किस पे बनाएगा, इस पोर्शन पर बनाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन ध्यान रखो क्या है। अगर किसी एलएलपी का कहते हैं इसमें इनकॉर्पोरेशन कौन सी डेट को कहते हैं इसमें हुआ, सीधा सा वर्ड ध्यान रखना, आफ्टर 30th सितंबर। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 30th सितंबर 22 इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23 को खत्म नहीं होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 24 को खत्म होगा। तो इसमें साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, मतलब एक तरह से ऑन 31 मार्च 24 को जाके वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। चलो एलएलपी एग्रीमेंट, ये मैंने आपको अभी बताया शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के साथ, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी विद देमसेल्व्स एंड विद एलएलपी, इसमें गिवन है, और जब तक ये ना बनेगा तब तक शेड्यूल 1। स्मॉल एलएलपी कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा ये स्मॉल कंपनी जैसा ही है, मतलब जो बड़े लेवल पर एलएलपी काम नहीं कर रही। तो जिस एलएलपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, 2 डेटा है पर मैंने बोल्ड इसको किया, यही फॉलो करना है क्योंकि ये भी मैक्सिमम के सेंस में, किसको एक्सीड नहीं करा, 25 लाख को, तो ये सेकंड वाला डेटा पे मत जाना 5 करोड़, और टर्नओवर किसको एक्सीड नहीं कर रहा, 40 लाख को, वो एलएलपी क्या कहलाती है, स्मॉल एलएलपी। क्योंकि ये जो सेकंड डेटा है 5 करोड़ 50 करोड़, इसके लिए फिर से किसकी अप्रूवल कहते हैं इसमें चाहिएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो स्मॉल कंपनी में भी नहीं काम आता, नहीं यहां पर पार्टनर्स। देखो एलएलपी में पार्टनर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान क्या रखना है, इंडिविजुअल तभी कहते हैं पार्टनर बनेगा जब वो क्या नहीं है, देखो नॉट वर्ड है और इफ, तो अगर वो अनसाउंड माइंड हुआ तो नहीं बन सकता, तो अनसाउंड में अन को हटा दो तो साउंड माइंड तो बन सकता है।
अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है तो नहीं बन सकता, पर अगर डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हुआ तो बन सकता है। उसने अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करने के लिए अप्लाई किया है और अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो भी नहीं बन सकता। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कोई से भी एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर इसमें ध्यान क्या रखना है, ये डेटा, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एलएलपी के जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 2 से बिलो हो गए और कम से कम एक तो स्टिल है, और एलएलपी का बिजनेस आज भी कैरी ऑन किया जा रहा है उन रिड्यूस पार्टनर्स के साथ, तो 6 मंथ्स तक के ट्रांजैक्शंस के लिए तो कौन लायबल होगा, वो एलएलपी खुद। लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो ट्रांजैक्शंस बनेंगे वहां पर लायबिलिटी किसकी आएगी, उस अकेले पार्टनर की, हु इज ओनली पार्टनर, जिसको पता था पार्टनर्स कम हो चुके हैं तो उसको शॉर्टफॉल पूरा करना चाहिए था, तो वो एलएलपी के ट्रांजैक्शंस के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर अमेंडमेंट के साथ आया, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, वैसे भी काम की चीजें मैं काफी सारी बोल्ड कर ही रहा हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, कोई से भी एलएलपी हो उसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, और 2 के 2 कौन होंगे, ये इंडिविजुअल्स, और उसमें से एक कौन होगा, रेजिडेंट इन इंडिया। और रेजिडेंट इन इंडिया का ये जो डेटा ये चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना, पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था, अब ड्यूरिंग द कहते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर है। मतलब एलएलपी में जो कॉम्प्लायंसेस पूरे करने का काम है, जैसे कोई फाइलिंग करनी है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन और करना है, वो काम कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स करते हैं, वैसे एलएलपी में कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम कितने चाहिए, 2 भी कौन होंगे, इंडिविजुअल, और 2 में से एक कौन होगा, रेजिडेंट इन इंडिया, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज कहते हैं इसमें इंडिया में रिसाइड किया हो। अब पॉइंट क्या है, क्या एलएलपी की कहते हैं इसमें पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, हो सकती है। पता चला एलएलपी के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या एक्सेप्ट 1 सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो एलएलपी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 नए इंडिविजुअल पार्टनर अपॉइंट करो, फिर उनको कौन सा स्टेटस दे दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। डेजिग्नेटेड पार्टनर आप कैसे बनोगे, एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और कैसे नहीं रहोगे, वो भी एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है पहले उसकी कंसेंट लो, जबरदस्ती थोड़ी बनाओगे, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर कुछ भी कॉम्प्लायंस में गलती हुई तो इसको सजा भी मिलती है। नेक्स्ट, एलएलपी इसकी कंसेंट विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट किसको फाइल कर देगी, रजिस्ट्रार को। और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपके पास डीपीआईएन होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान रखना ये कनेक्शन, डीपीआईएन किसको इंक्लूड करता है, डिन को, और डिन किसको इंक्लूड करता है, डीपीआईएन को। मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये मैं फाइनल में टीच करता हूं सेक्शन 153 से 159। तो जिस तरीके से डिन लिया जाता है उसी तरीके से डीपीआईएन। तो अगर आपके पास डीपीआईएन नहीं है, डिन है, तो आपको डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास डीपीआईएन है और डिन नहीं है और आपको डायरेक्टर बनना है तो डिन लेने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एलएलपी, सबसे पहला देखो, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है उनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन है, तो मेंबर्स की डेथ और मतलब पार्टनर्स की डेथ और का फर्क एलएलपी पे नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन अभी इसमें जोड़ दिया, डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एलएलपी बंद नहीं होगी। ये देखो कंपनी के फीचर चल रहे हैं, क्योंकि एलएलपी में कुछ तो कंपनी है और कुछ पार्टनरशिप है। तो अगर आपने कंपनी पढ़ रखा होगा तो ये सारे पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी अपने पार्टनर से सेपरेट है, तो इसका मतलब एलएलपी में जो भी ट्रांजैक्शंस बनेंगे उसके लिए लायबिलिटी किसकी आएगी, एलएलपी की खुद की आएगी। तो कौन लायबल नहीं है, उसके पार्टनर्स लायबल नहीं है। तो सेम कंपनी और मेंबर्स वाला कनेक्शन है। ये थोड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी हेडिंग दी है, ये एक्चुअल में नो म्यूचुअल एजेंसी है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का म्यूचुअल एजेंट नहीं होता, तो एक पार्टनर की एक्टिविटी के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगी, एलएलपी। तो मतलब एक नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, तो एक पार्टनर की एक्टिविटी के लिए दूसरे को सजा नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट एलएलपी एग्रीमेंट रिपीट कर चुका हूं, जब तक नहीं बनेगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किससे गवर्न होंगे, शेड्यूल 1। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब इसमें फायदा क्या है, ये सेम एज टू कंपनी, बिल्कुल कट पेस्ट पॉइंट है। तो जो एलएलपी होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इसका भी प्रोसेस जो है बनने का वो अदर देन नेचुरल बर्थ है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज सेल डिस्पोज ऑफ कर सकती है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी शूड, अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जेल और नहीं जा सकती, बाकी बैंक अकाउंट खोल सकते हो, बिल्कुल कट पेस्ट पॉइंट है। कॉमन सील, अगर एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, मतलब कंपनी की तरह यहां पर भी कॉमन सील क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये एलएलपी के ऑफिशियल सिग्नेचर है जिसका यूज बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स पे करता है, अफिक्स इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी, एलएलपी में किसी भी पार्टनर ने मान लो 1 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया तो उसकी लायबिलिटी 1 लाख तक आके रुक जाएगी, उससे ज्यादा वो लायबल नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय ऑल पार्टनर्स, लेकिन लीगल कॉम्प्लायंसेस पूरा करने का काम केवल कौन करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एलएलपी में कोई सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एलएलपी हमेशा प्रॉफिट्स के लिए बनाई जाएगी। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, मतलब आप इस वर्ड को ध्यान रखो, एलएलपी प्लस एलएलपी का मर्जर पॉसिबल है, मतलब 2 एलएलपी को मिलाकर एक एलएलपी बना सकते हैं। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, आप याद करो अभी बताया था, ये शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 4 पर अनलिस्टेड है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होगी, एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगी। एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म, सबसे पहला ये भी एलएलपी एग्रीमेंट के भी यहाँ पे ऑपरेट होती है, इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कौन सी है, लिमिटेड, और कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इतना अमाउंट लाना ही है, आप अपनी सुविधा के अनुसार ला सकते हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अब आ गया थर्ड टाइम अपना प्रोसीजर। मैंने आपको सबसे पहला कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवा दिया था, सेकंड फिर मैंने पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन करा दिया, अब एलएलपी का करवा लेते हैं। देखो ऐसे तो एलएलपी एक्ट में नया रजिस्ट्रार बनाने की बात की गई है, खुद एलएलपी का रजिस्ट्रार, पर अभी तक वो बना नहीं है, तो जब तक वो बनता नहीं है तब तक एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का काम भी कौन संभालता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो एलएलपी वो ये एक एंटिटी जिसको इनकॉर्पोरेट होना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो अथॉरिटी जिसके पास इनकॉर्पोरेट होना है, और बीच में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट होना है तो मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, 2। वो लॉफुल बिजनेस बनाने के लिए ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब अपने साइन करेंगे। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम उस स्टेट के रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे जहां एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश होना है। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे जिसमें हम एक डिक्लेरेशन देंगे, वही प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट के साथ, डोंट वरी बी हैप्पी, एलएलपी एक्ट के सारे प्रोविजंस एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड कॉम्प्लाइड हो चुके हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम एलएलपी बना रहे हैं तो एलएलपी के बारे में डिटेल दो, उसके पार्टनर्स के बारे में डिटेल दो, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में डिटेल दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा, सिंपल। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जब आप ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करोगे तो रजिस्ट्रार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अपने पास रख लेगा एंड विद इन 14 डेज वो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कर लेगा, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा और आपका नाम एलएलपी के रजिस्टर में लिख देगा और एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर देगा। सर्टिफिकेट पे साइन जो इश्यू कर रहा है मतलब रजिस्ट्रार, और उसकी सील लगी होगी। सर्टिफिकेट इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ एलएलपी एक्ट रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आर ड्यूली कॉम्प्लाइड विद, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बनाया है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों एस्टेब्लिश कहते हैं इसमें किया जा सकता है, ताकि कोई कम्युनिकेशन करनी है आर्टिफिशियल पर्सन के साथ तो वहां पर जाके कर लो। तो एलएलपी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन और होनी है वो कहां पर होगी, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। फिर एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, उसके पार्टनर को, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो आप कहते हैं इसमें किससे भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, चलो ये तो ठीक है, पर भेजोगे कहां पर, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है। शुरुआत में आप जब एलएलपी बना रहे हो तो उस समय एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रजिस्ट्रार को देते हो, तो सिमिलरली जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे तो फिर से इंटीमेट किसको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रार को वो चेंजेस इंटीमेट कर दोगे, अब एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये अपने नाम से शूट फाइल कर सकती है और इसके नाम पर भी शूट फाइल किया जा सकता है, वही कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। सेकंड, ये इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अपने नाम से एक्वायर कर सकती है, परचेज, डिस्पोज ऑफ, पजेस कर सकती है। फिर वो सारे काम कर सकते हैं जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है। इसके पास एक कॉमन सील हो सकती है अगर ये डिसाइड करे। नेम, कोई भी एलएलपी है उसके नेम में या तो फुल फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एक्रोनिम या एब्रिविएशन में एलएलपी लिखा हुआ होगा, पर ये लिखा हुआ होना जरूरी है, वो भी कहते हैं इसमें एंड ऑफ नेम पर। कोई भी एलएलपी किसी ऐसे नेम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेम में अनडिजायरेबल है, या पहले से एग्जिस्टिंग किसी कंपनी, ट्रेडमार्क के या तो डिट्टो सेम है, आइडेंटिकल, या फिर टू सिमिलर है, ऐसे नेम से इनकॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो एलएलपी का कोई ना कोई सुटेबल नेम तो आप कम से कम सोचोगे, तो जो भी आपने सुटेबल नेम सोचा है उसको पहले रजिस्ट्रार से रिजर्व करवा लो और रजिस्ट्रार से एक तरह से कंफर्म करवा लो कि ये नेम आपको मिल सकता है या नहीं। क्योंकि देखो, आपने जो नेम सोचा, क्या पता उस नेम से पहले से कोई एलएलपी रजिस्टर्ड हो, तो वो नेम आपको मिल ही नहीं सकता। तो पर्सन में अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर विद फीस टू रजिस्ट्रार कि सर ये नेम मुझे दे दो। नेम किसके लिए, या तो प्रपोज एलएलपी के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो वो क्या करेगी, अपना नेम चेंज करने के लिए अप्लाई कर रही है। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो इस नेम को रिजर्व कर देगा 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स में बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो वरना वो नेम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखना, नाम से रिवीजन क्लास है पर मैं पूरे टॉपिक एक्सप्लेन करते करा रहा हूं, बस इसमें ये ध्यान रखना रिवीजन में फिर से रिवीजन नहीं होता है। मैं समझा रहा हूं, आपको लगता है कि कोई पोर्शन कहते हैं इसमें लाइक आपने ध्यान नहीं दिया तो ये तो यूट्यूब पर है, वापस प्ले कर लो, उसमें कोई अटेम्प्ट की लिमिट आपकी नहीं है। चलो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर एलएलपी किसी अनडिजायरेबल नेम से इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब वो सिमिलर नेम या आइडेंटिकल नेम से रजिस्टर्ड हो गई, ट्रेडमार्क के वायलेशन में बन गई, ठीक है, तो अब कहते हैं इसमें एलएलपी को अपना नेम क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहां पर देखो, जैसे एलएलपी प्यार से खुद अपना नेम चेंज कर ले, इसमें एक पॉइंट है, nothing contained in this subsection shall prevent LLP from subsequently changing its name accordance with provision of section 16। मतलब उसको अपनी गलती पता चल गई तो कोई गवर्नमेंट और के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये तो वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ अनडिजायरेबल नेम बाय LLP एज पर सेक्शन 16, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 17, तो मतलब गवर्नमेंट और का कोई ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन समस्या कब आएगी, आपने कहते हैं इसमें गलत नेम से एलएलपी बनाई और आप एरोगेंट बन गए, मैं तो नेम चेंज नहीं करूंगी,
तो लाइक देखो, अब इसमें एक कनेक्शन है जो मेरा मानना है अगर क्वेश्चन टारगेट करना चाहे तो कर सकता है। एक एलएलपी ने वायलेशन किया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, तो दुख किसको होगा? इस ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर या ओनर कह दो, वो अपना दुख लेके किसके पास पहुंच जाएगा? सीजी के पास। एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स अब वहां बोल्ड किया हुआ है, जिस दिन ये एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ वो अनडिजायरेबल नेम से या ट्रेडमार्क के वायलेशन में, या जिस दिन कहते हैं इसमें एलएलपी ने अपना नेम चेंज किया उससे 3 इयर्स, मतलब जिस दिन से वो गलत काम हुआ है। अब सीजी इसको ऑर्डर देगी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कि सर आपको ये नेम कहते हैं इसमें चेंज करना होगा मेरे ऑर्डर से विद इन 3 मंथ्स ऑफ ऑर्डर। तो वैसे तो एलएलपी को क्या करना चाहिए? ये नेम चेंज कर लेना चाहिए, पर समस्या कहते हैं इसमें देखो क्या आएगी कि एलएलपी अगर ये नेम चेंज नहीं करती, मतलब इसमें फेलियर रहती, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन नहीं मानती तो मतलब गवर्नमेंट से बड़ी एलएलपी अपने आप को समझ रही है। अब एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, हमने गवर्नमेंट को पावर दी है। गवर्नमेंट कहते हैं इसमें क्या करेगी? एलएलपी का नेम अपने साइड से चेंज कर देगी। मतलब आपने प्यार से बात नहीं मानी तो गवर्नमेंट एलएलपी का नेम अपने साइड से नेम चेंज कर देगी। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? एलएलपी को कहते हैं नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और अपने रजिस्टर में वो नया नेम ऐड कर लेगा। मतलब आप प्यार से नहीं मान रहे तो जबरदस्ती आपका नेम चेंज करवाया जा सकता है। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, देखो हमने ऊपर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी देखा था वो थोड़ा प्रोसीजर अलग है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखना, एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी ऊपर वाले से सॉल्व करो। स्टेप्स वर्ड आ जाए तो ये 3 स्टेप पे ध्यान रखना है। पहले नेम रिजर्व कराओ, फिर एलएलपी बनाओ और फिर एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर दो। फॉर्म नंबर भी आसान है, ई फॉर्म 1 2 3। देखो भाई, पहले आप नेम रिजर्व करवा लो एलएलपी का, फिर नेम रिजर्व होने के बाद एलएलपी के भी आप पर डॉक्यूमेंटेशन और फाइल कर दो रजिस्ट्रार को, और लास्टली ई फॉर्म 3 जिस दिन एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई उसके विद इन 30 डेज में एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर रजिस्ट्रार को दे दो। चलो, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, मतलब एलएलपी का पार्टनर बनना है तो कैसे बनोगे? सिंपल सा लॉजिक है, जिस पर्सन ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपना नेम सब्सक्राइब किया है, मतलब वो बिगिनिंग वाले, वो तो नो डाउट एलएलपी के फर्स्ट पार्टनर्स हैं, और उसके बाद पार्टनर बनना है तो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बन जाओ। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, ये मैं आपको देखो बता चुका हूं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी विद इन देमसेल्व्स एंड विद एलएलपी किससे गवर्न होंगे? एलएलपी एग्रीमेंट से। जब तक ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक फिर वो किससे डिटरमाइन होंगे? शेड्यूल 1 से। एलएलपी एग्रीमेंट और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कभी सोशल सर्विस नहीं करता, हमेशा विद प्रेस्क्राइब्ड फीस वर्ड लिख देना चाहिए। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, कब कोई बंदा एलएलपी में पार्टनर नहीं रहेगा? सबसे पहला वो रिजाइन कर दे, तो रेजिग्नेशन के लिए वो किसको बता देगा? बाकी पार्टनर्स को कम से कम 30 डेज का प्रायर नोटिस देकर। सेकेंड थिंग, मर जाए, एलएलपी मर जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसका माइंड मर जाए मतलब अनसाउंड माइंड हो जाए, या उसकी फाइनेंशियल मर जाए मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर नहीं रहेगा। वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर मान लो कोई बंदा एलएलपी का पार्टनर कहते हैं इसमें नहीं रहा, तो इसका नामकरण क्या हो गया इस आगे प्रोसेस में? फॉर्मर पार्टनर। उसको आज भी पार्टनर माना जाएगा जब तक कि वो क्या नहीं कर दे, वो पार्टनर नहीं रहा इस बात का पब्लिक नोटिस ना दे दे। तो वो इसका नोटिस ना दे दे,
चाहे बाकी पब्लिक को दे दे पब्लिक नोटिस या रजिस्ट्रार को दे दे, तो जिस दिन ये कहते हैं इसमें नोटिस दे देगा उस दिन से वो क्या नहीं रहेगा, पार्टनर नहीं रहेगा। Cessation of a partner from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation। सही बात है, LLP जब तक चल रही थी और जब आप पार्टनर थे उस ड्यूरेशन में आपने अगर कोई रॉन्ग और किया है या कोई लायबिलिटी इनकर की है, वो आज भी कंटिन्यू मानी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉर्मर पार्टनर हो। अगर कोई बंदा LLP का पार्टनर कहते हैं इसमें नहीं रहा, तो एक तरह से LLP छोड़ दिया, आउटगोइंग पार्टनर बन गया, तो क्या उसका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं होगा? नो डाउट होगा। जो उसने कैपिटल लगाई थी, कंट्रीब्यूट की थी, जो उसके प्रॉफिट्स है वो लेकर जाएगा, पर केवल प्रॉफिट थोड़ी लेके जाएगा, जो लॉसेज और हैं वो भी आपको कहते हैं इसमें क्या करने होंगे, पे करने पड़ेंगे। अब आप फॉर्मर हो गए ना, तो आप LLP के बिजनेस में क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, पार्टनर ने शुरुआत में जो अपनी डिटेल दी वो हमने रजिस्ट्रार को फाइल की थी, बाद में उसने अपना नेम या एड्रेस चेंज कर लिया, तो पार्टनर इसके बारे में किसको बताएगा? विद इन 15 डेज में LLP को। LLP नेक्स्ट 30 डेज में किसको बता देगी? रजिस्ट्रार को। मतलब आप LLP के पास जाओ, LLP रजिस्ट्रार को डेटा अपडेट कर देगी, LLP 30 डेज में बता देगी। या फिर कोई बंदा LLP में बाद में पार्टनर के बिया पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके बारे में भी LLP रजिस्ट्रार को 30 डेज में बता देगी। और किसी को भी पार्टनर बनाना है तो जबरदस्ती थोड़े बनाएंगे, उसकी कंसेंट लेंगे। नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, वो फीस और होगी, उस पे साइन किसके आएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर के। अगर इनकमिंग पार्टनर है, मतलब नया पार्टनर बाद में ऐड हुआ है, तो फिर उसकी कहते हैं इसमें कंसेंट भी आप रजिस्ट्रार को दो। अगर मान लो आप अब पार्टनर नहीं रहे, ये बात आपने LLP को बता दी, पर LLP नालायक निकली और वो रजिस्ट्रार को नहीं बताती, तो हमने एक और ऑप्शन दिया है। वैसे तो देखो स्टेप क्या था, वो पार्टनर किसको बताता है? LLP को। LLP किसको बताती है? रजिस्ट्रार को। ये स्टेप है। लेकिन LLP अगर इसमें फेल्स रहती है तो ये भी कहते हैं इसमें किसको नोटिस दे सकता है? रजिस्ट्रार को। सर मुझे पता है, मैंने तो कह दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, पर ये मुझे अभी भी फंसाना चाहते हैं, तो ये कहते हैं इसमें आपको बता नहीं रहे, तो रजिस्ट्रार फिर इसके नोटिस पर पहले LLP से कंफर्म करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका वाला मैटर एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब दोनों रूट अलाउड है, ये वाला रूट भी अलाउड है और ये भी रूट है, पर ये कब होगा? जब LLP इसमें फेल रही। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP। सबसे फर्स्ट थिंग देखो, LLP कहते हैं इसमें तब तक किसी भी चीज से कहते हैं इसमें लायबल नहीं है, मतलब किसी पार्टनर के एक्ट से तब तक लायबल नहीं है जब तक कि वो पार्टनर ने एक्ट अपनी अथॉरिटी में नहीं किया हो। मतलब इसको नॉट को और इस नो को हटा दो तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में होगा। कब LLP अपने पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल मानी जाएगी? जब पार्टनर ने वो एक्ट अपनी अथॉरिटी में किया है। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये नेगेटिव भी हटा सकते हो। जो थर्ड पार्टी है वो तो ये भरोसा करके ट्रांजैक्शन कर रही है कि ये बंदा LLP का पार्टनर है, तो LLP लायबल है। और थर्ड पार्टी को पता है कि जो पार्टनर है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, या उसको यही नहीं पता कि ये बंदा LLP में पार्टनर है, तो LLP लायबल नहीं। भाई सीधा सा लॉजिक है, अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो नॉर्मली LLP लायबल नहीं है। पर ये थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाएगा, थर्ड पार्टी को भी पता था अथॉरिटी एक्सीड हुई है तो उसे ट्रांजैक्शन नहीं बनाना चाहिए, पर वो फिर भी बना रहा है, तो फिर आप किसको लायबल नहीं कर सकते? LLP को लायबल नहीं कर सकते। पर अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि अथॉरिटी एक्सीड हुई है, तो फिर LLP क्या मानी जाएगी? लायबल मानी जाएगी। लायबल कौन होगी? LLP इटसेल्फ। ठीक है। कौन लायबल कहते हैं इसमें नहीं होंगे? दूसरे पार्टनर्स नहीं। मतलब एक पार्टनर की गलती की सजा उस गिल्टी पार्टनर को और LLP को मिलेगी, किसको नहीं? बाकी पार्टनर्स को नहीं। LLP की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो LLP उस लायबिलिटी को कहां से मीट आउट करेगी? अपनी प्रॉपर्टी से। लायबिलिटी LLP की खुद की होगी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके पार्टनर्स की नहीं।
एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। देखो एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी कहते हैं इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो किसी भी पार्टनर्स को आप क्या नहीं कर सकते, अनलिमिटेड वे में लायबल नहीं कर सकते जब तक कि वो फ्रॉड या विलफुल मिसकंडक्ट का गिल्टी ना हो। और एलएलपी के पार्टनर की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी, जितनी कहते हैं इसमें उसने कंट्रीब्यूशन दिया है। एक पार्टनर की गलती की सजा दूसरे पार्टनर को नहीं मिलेगी, ये मेन एडवांटेज एलएलपी में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में नहीं होता। बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ द एलएलपी। खुद की गलती की सजा उसे मिलेगी, दूसरे पार्टनर की गलती की सजा नहीं मिलेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, देखो ये सेम एज टू पार्टनरशिप है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल क्या है, जब कोई पर्सन अपने वर्ड से या कंडक्ट से किसी थर्ड पार्टी को यह भरोसा दिलाता है कि वो एलएलपी का पार्टनर है जबकि वास्तव में नहीं है, या किसी और को ऐसा रिप्रेजेंट करने को अलाउ करता है, मतलब किसी और को कहता है सर मुझे बिंदास पार्टनर बताओ, वो बताते हैं, थर्ड पार्टी उसके इस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके एलएलपी को क्रेडिट दे देती है, तो नो डाउट क्रेडिट एलएलपी को मिला है तो वो तो लायबल है ही। साथ में और कौन लायबल कहते हैं इसमें माना जाएगा, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये तो देखो पूरा कट पेस है। अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई और आज भी आप कहते हैं इसमें एलएलपी के रिकॉर्ड से उस डिसीज पार्टनर का नाम नहीं हटाते, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी एसेट्स लायबल नहीं है, उसके एलआर लायबल नहीं है, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप में लास्ट टाइम आपको बताया था कि एलएलपी कहते हैं सॉरी डेथ का कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर एलएलपी में कोई फ्रॉड चल रहा है तो फ्रॉड करने वाला पर्सन पार्टनर हो सकता है, कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय हो सकता है, और एलएलपी का बिजनेस आपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए अदर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनाया, तो लायबिलिटी किसकी आएगी, एक तो एलएलपी की और दूसरा गिल्टी पार्टनर की। ठीक है, वो लायबिलिटी कहते हैं इसमें क्या मानी जाएगी, अनलिमिटेड। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी कहते हैं इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। कब अनलिमिटेड बन जाएगी, जब आप कोई फ्रॉड करते हो, विलफुल रॉन्ग करते हो, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और फ्रॉड और करोगे तो ये सजा मिलेगी। वैसे मैंने देखो पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेक्शन से हटाई है, ये इसके लिए रखिए, मुझे आगे एक सेक्शन से कनेक्ट करना है। तो आपको 5 इयर्स का इंप्रिजनमेंट एंड 50,000 से 5 लाख के फाइन से क्या किया जा सकता है, पनिश। मतलब ये पनिशमेंट आपके ऊपर कौन से वाले लगेंगे, बोथ वाले कहते हैं इसमें लगेंगे। अगर एलएलपी, उसका पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय किसी को फ्रॉड से नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ऊपर वाली लायबिलिटी क्रिमिनल वो तो लगेगी, साथ में जो सामने वाले को नुकसान हुआ है, यू हैव टू कंपनसेट सच लॉस और डैमेज ऑफ अदर पर्सन, तो वो नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। एलएलपी अगर ये साबित कर दे कि सर मेरी नॉलेज के बिना या विदाउट अथॉरिटी उस पार्टनर ने काम किया है, तो फिर एलएलपी लायबल नहीं है, पर वो आसान नहीं होता। विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग का मतलब विसल ब्लोअर वो पर्सन है जिसे किसी रॉन्ग की नॉलेज है और वो उस रॉन्ग को क्या करता है, कहते हैं इसमें सब तक इंफॉर्म करता है। मतलब नॉलेज है, फिर उसकी विसल बजाते हो, मतलब इंफॉर्मेशन देते हो। तो 2 स्टेप है समझना। एलएलपी में कुछ रॉन्ग हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करने आई, तो एलएलपी का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय उस अथॉरिटी की कहते हैं इसमें मदद करती है, उसको सारी बातें बता देती है, भांडा फोड़ देती है कि सर ये देखो गलत हुआ है। हो सकता है कि वो विसल ब्लोइंग करने वाला पर्सन खुद उस गिल्टी का कहते हैं इसमें पार्ट हो, मतलब उस गलती का पार्ट वो भी है, तो उसकी मदद से हमारा काम आसान हुआ है, तो हम उसकी सजा कम या माफ कर सकते हैं। तो एक तो स्टेप देखो कहते हैं इसमें कौन सा काम में आ रहा है, ये तो विसल ब्लोइंग में एक पोर्शन तो ये आ गया, जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि इस पार्टनर या एम्प्लॉय ने हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या फिर इसकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एलएलपी में कुछ गलत हो रहा है, ये बात हमें क्या हो गई, पता चल गई, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल उसकी कहते हैं इसमें जो सजा है उसे कम या माफ कर सकता है। सेकेंड थिंग, अब हमने एलएलपी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है
कि वो विसल ब्लोइंग करने वाले पार्टनर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई नेगेटिव एक्शन नहीं ले सकती, मतलब उसको रैंक में डिमोट नहीं कर सकती, उसको जॉब से बाहर और कहते हैं इसमें नहीं निकाल सकती। एक सेकंड देखो, ये रीडिंग करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। एलएलपी में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस का डेटा मेंटेन करना है, तो हम किस में मेंटेन करेंगे, कहते हैं इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो एलएलपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों तरीके से बना सकती है, कैश बेसिस पर भी बना सकती है, एक्रूवल बेसिस पे भी बना सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूट कहते हैं बनना अलाउ किया। अब जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो एवरी ईयर होंगे, तो जब तक एलएलपी चल रही है तब तक के ट्रांजैक्शंस बनेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम अलाउड नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम, वो ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह एंट्री कहते हैं इसमें होगी। और ये रिकॉर्ड का मेंटेन करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और बाद में रजिस्ट्रार को फाइल भी करती है। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये थोड़ा आप कहते हैं इसमें क्या करना, ध्यान कहते हैं इसमें रखना, क्योंकि देखो इसका कनेक्शन क्या जुड़ा हुआ है। एलएलपी कह रही है कि सर चिंता मत करो, हमारा कहते हैं इसमें ये एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो इससे हमारा कहते हैं इसमें सॉल्वेंसी का भी कोई प्रोग्राम कहते हैं इसमें नहीं है। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाकर आप किसको फाइल करोगे, कहते हैं इसमें रजिस्ट्रार को। कौन फाइल करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आगे बताऊंगा अभी। 5 consecutive ईयर्स तक अगर ये स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया गया, तो इस बेसिस पर 5 consecutive ईयर्स तक अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो इस बेसिस पर ट्रिब्यूनल एलएलपी को वाइंड अप कर सकती है। ठीक है, तो ये फाइल करना है। ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कैसे ऑडिट होगी, पर ये फॉर्मेलिटी है। एनुअल रिटर्न, जिस दिन एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके विद इन 60 डेज में आप क्या करोगे, एनुअल रिटर्न किसको फाइल करोगे, रजिस्ट्रार को। और ये भी 5 ईयर्स फाइल नहीं हुआ तो एलएलपी इस बेसिस पर वाइंड अप हो सकती है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, देखो ये मैं करवा चुका हूं इतना पार्ट। सेक्शन 55 में फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी में। सेक्शन 56 के अंदर कहते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी में। सेक्शन 57 में मेन वर्ड क्या ध्यान रखना है, हमने सारी पब्लिक कंपनी टारगेट नहीं की है, केवल कौन सी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी में। करना कुछ नहीं है, आप कहते हो जाकर एलएलपी के रजिस्ट्रार के साथ, सर गलती हो गई, हमने आपको अपने आप को फॉर्म या कंपनी बना लिया, इससे बढ़िया आप मुझे किसमें कन्वर्ट कर दो, एलएलपी में। शेड्यूल कौन सी आ जाएगी, 2nd, 3rd, 4th। तो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है कि 2nd, 3rd, 4th शेड्यूल के कॉम्प्लायंस पूरे हो गए, तो उस फॉर्म या कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एलएलपी में, और एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा जिसमें अब फॉर्म और कंपनी के नाम की जगह क्या आ जाएगा, एलएलपी। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, उस फॉर्म और कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज किसको पास ऑन हो जाएगी, एलएलपी को। जो पार्टनर्स का या मेंबर्स का इंटरेस्ट उस फॉर्म या कंपनी में था, वो अब उन्हें किसमें मिलेगा, एलएलपी में। जो पुराना वाला रजिस्ट्रार था, फॉर्म है तो आरओएफ, और प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आरओसी, उसके रिकॉर्ड से अब आप नाम अपना हटवा लो। मतलब उसको भी इंटीमेट किया जाएगा, सर अब ये क्या नहीं रहे, फर्म और कंपनी नहीं रहे, अब ये एलएलपी बन चुके हैं। तो एलएलपी विद इन 15 डेज में पुराने वाले रजिस्ट्रार के पास जाकर इंटीमेट दे देगी, सर अब हम कंपनी और फर्म नहीं रहे, हम एलएलपी में क्या चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो फिर वो कन्वर्जन और होने के बाद अब वो मेंबर्स या जो पार्टनर्स थे पुरानी वाली फर्म या प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, वो किसके पार्टनर बन जाएंगे, एलएलपी के। चलो इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो वो एलएलपी बन जाएगी, एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी, मैं बता चुका हूं, वो तो सीधा सा लॉजिक है। जो अगर आपकी फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है,
वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी में। तो ये तो खत्म हो रही है पर ये बंद नहीं हुई है, ये किस में ट्रांस कन्वर्ट हो गई, एलएलपी में, तो इनकी एसेट्स लायबिलिटीज इसको पास ऑन हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, ये फिर काम का मैटर है। देखो एलएलपी या तो वॉलेंटरली वाइंड अप हो जाएगी खुद की मर्जी से, नहीं तो कंपल्सरी उसको कौन वाइंड अप करेगा, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का वाइंड अप कहते हैं इसमें करेगा, ये तो वॉलेंटरी वाला है। जब एलएलपी के जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, कितने बताए थे, 2, वो 6 मंथ से ज्यादा रिड्यूस रहते हैं और आप शॉर्टफॉल पूरा नहीं करते, तो इस बेसिस पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, एलएलपी को वाउंड अप कर सकती है। एलएलपी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर रही, तो ये गलती किसकी है, एलएलपी की कहते हैं इसमें, मतलब एक तरह से इंसॉल्वेंस वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट थिंग, एलएलपी देश की संप्रभुता व अखंडता के अगेंस्ट में कुछ करती है, मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ करती है, या स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कुछ करती है, मतलब देश को नुकसान पहुंचा रही है, किसी राज्य को नुकसान पहुंचा रही है, तो बंद कर दो। ये आपको मैंने कहा ही था, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपने एनुअल रिटर्न या डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किसको फाइल नहीं किया है, रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया। और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड तो फॉर्मेलिटी है, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तब भी बंद कर दो। अब एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, स्पेशल कोर्ट। मैं वैसे तो देखो प्रिफर ही नहीं करता कि फाउंडेशन लेवल पर ये देना चाहिए, क्योंकि स्पेशल कोर्ट का कनेक्शन में सीए फाइनल में पढ़ाता हूं चैप्टर 11 में, मतलब काफी मैच्योर टॉपिक है, पर दे दिया तो समझना तो पड़ेगा, सेंस क्या उसको समझो। एलएलपी एक्ट में ऑफेंस हो सकते हैं नहीं, आप याद करो मैंने एक पेनल्टी ट्रेलर के लिए दिखाई थी, वो 5 इयर्स का इंप्रिजनमेंट अगर आप फ्रॉड और करोगे, और 50,000 से 5 लाख का फाइन। तो ये जो जेल और भेजने का काम है या फाइन इंपोज करने का काम है, ये कौन करता है, स्पेशल कोर्ट। तो अगर एलएलपी से रिलेटेड ऑफेंसेस ऑर्डिनरी कोर्ट में चले गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमने एलएलपी के खुद के अलग से कोर्ट बना दिया, उसका नाम क्या है, स्पेशल कोर्ट। बनाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने बनाएगी, जितने उसको सही लगे। एक एरिया में एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा है तो फिर केस कहां फाइल होगा, स्पेशल कोर्ट का सुपीरियर अथॉरिटी होता है हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट बताएगा वो वाला स्पेशल कोर्ट मैटर सुनेगा। तो पॉइंट क्या बना, जो ऑफेंसेस है उनका स्पीडी ट्रायल, उनकी प्रोसीडिंग फास्ट चले, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसको एस्टेब्लिश करी है, स्पेशल कोर्ट को। अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ 3 इयर्स और मोर इंप्रिजनमेंट है तो स्पेशल कोर्ट में सेशन जज या एडिशनल सेशन जज आएगा, ये रैंकिंग है। और अगर मान लो छोटा वाला ऑफेंस है, लेस देन 3 इयर्स वाला, तो स्पेशल कोर्ट का मैटर कहते हैं इसमें कौन सुनेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये हायरार्की होती है जजेस की, तो ये लोग कहते हैं इसमें सुनेंगे। जो स्पेशल कोर्ट कंपनीज एक्ट के सेक्शन 435 में बनाए गए हैं उनको आप एलएलपी एक्ट का भी स्पेशल कोर्ट मान सकते हो, क्योंकि अभी नया कोई एलएलपी एक्ट में स्पेशल कोर्ट बना नहीं, प्रोविजन ही ताजा ताजा आया। अब 67B, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहला, स्पेशल कोर्ट कौन से ऑफेंस सुनेगा, सेक्शन 67(1) वाले, 67A क्लॉज 1 वाले, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट सुन लेगा। कौन सा वाला स्पेशल कोर्ट, एक एरिया में एक है तो वो, एक से ज्यादा है तो जो हाई कोर्ट कहते हैं इसमें बताएगा। फिर स्पेशल कोर्ट के पास कहते हैं इसमें जो पावर है वो किसकी है, सीआरपीसी की है, एक एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैं तो देखो इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करता, पर नया प्रोविजन है, कल को दे ही दे टॉपिक। तो स्पेशल कोड बनाया क्यों गया है, किससे उसका कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन में कितने ईयर्स के ऑफेंसेस और कहते हैं इसमें वो सुनता है, ये सब अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब एक और कनेक्शन है, समरी ट्रायल। ऑफ ऑफेंस। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस ऐसा है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, मतलब थोड़ा छोटे लेवल का ऑफेंस है, वो सोचता है फर्स्ट टाइम बेचारा ये ऑफेंस करके आया, इसको पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, ट्रेलर दिखाते हैं, तो स्पेशल कोर्ट उसकी सजा को कहते हैं इसमें कम करने के लिए, थोड़ी सजा देने के लिए मैटर को फास्ट सुन सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में कभी भी 1 ईयर से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट नहीं होता,
तो मेन एविडेंस सुनकर फटाफट मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है विद इन नॉर्मली 6 मंथ्स में, या दिया नहीं है 6 मंथ्स। तो स्पेशल कोर्ट मैटर को समरीली भी सुन सकता है, पर कौन सा मैटर समरीली सुना जा सकता है? जो 3 साल से ज्यादा सजा वाला नहीं है, मतलब अप टू 3 इयर्स तक का। स्पेशल कोर्ट ने समरी ट्रायल चालू की, थोड़ी आगे बढ़ाई, उसको लगा ना भाई ये नालायक फर्स्ट टाइम वाला नहीं है, इसने जगह जगह गुल खिला रखे हैं, बस बताया नहीं था मुझे, तो इसको 1 साल से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। तो समरी ट्रायल का रेस्ट्रिक्शन क्या है? 1 साल से ज्यादा सजा हो नहीं सकती। तो स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेगुलर ट्रायल में, ज्यादा सजा देने के लिए। ज्यादा सजा कभी भी किसी ऑफेंस के लिए फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो ये कन्वर्जन ऑफ समरी ट्रायल इनटू रेगुलर ट्रायल, फिर से एविडेंसेस सुन लेंगे। अब लास्ट में देखो 2 टॉपिक है डिफरेंस। पहला ले रहे हैं एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म का जब डिफरेंस करना है तो एलएलपी किसका कॉम्बिनेशन है? कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब आप एलएलपी को किससे डिस्टिंग्विश करने जा रहे हो? पार्टनरशिप से। तो मोस्टली एलएलपी में कौन से फीचर्स आएंगे? कंपनी वाले। तो पहला डिफरेंस, एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने बता दिया, वरना पता ही नहीं चलता। एलएलपी एक्ट 2008। तो पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने इसके अंदर 10 डिफरेंस लिए, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हाफ फॉर ईच से ज्यादा डिवाइडेशन नहीं होता। और भी पढ़ने का शौक हो तो मॉड्यूल से पढ़ लेना। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी तो होती है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी की अपने मेंबर्स वर्ड इन्होंने दिया है, वैसे मेरा मानना है यहां पर वर्ड देना चाहिए था पार्टनर्स। तो एलएलपी की अपने पार्टनर से सेपरेट एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप में फॉर्म की अपने पार्टनर से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वैसे एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर एलएलपी अनरजिस्टर्ड है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केसेस फाइल नहीं कर सकती। एक तरह से तो हम यूं भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप को भी अगर फॉर्म को थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन किसमें होता है? एलएलपी में। तो पार्टनर की इंसैनिटी, डेथ, रिटायरमेंट का, इंसॉल्वेंसी का फर्क एलएलपी पे नहीं पड़ता। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन नॉर्मली किस में नहीं है? नॉर्मल पार्टनरशिप पे नहीं है, वो तो सिंगल पार्टनर की इंसॉल्वेंसी पे डिसॉल्व हो जाएगी। नेम, एलएलपी के नेम में या तो फुल फॉर्म में एलएलपी या शॉर्ट फॉर्म में एलएलपी। पार्टनरशिप के लिए ऐसा फिक्स कनेक्शन नहीं है। लायबिलिटी, एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और कहां तक लिमिटेड है? जितना उन्होंने एलएलपी में कंट्रीब्यूशन देने की बात की है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में नहीं है, नो, लेकिन पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसका कॉन्सेप्ट है? एलएलपी का। कम से कम कितने चाहिए? 2। पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनर एज पार्टनर भूल से नहीं आएगा एलएलपी में। फॉर्म में भी एज पार्टनर नहीं होता, लेकिन बेनिफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये तो आप इसमें देख लेना। अब लास्ट लेते हैं एलएलपी वर्सेस एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी से नहीं। तो अब यहां पर हम एलएलपी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपनी फॉर्मेट से। तो एलएलपी में थोड़े फीचर्स किसके आएंगे? पार्टनरशिप वाले। रेगुलेटिंग एक्ट ये है, उसमें इंडियन कंपनीज एक्ट है। मेंबर्स या पार्टनर, जो पर्सन एलएलपी में होते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं, कंपनी में होते हैं उनको मेंबर्स। नेम, एलएलपी के नेम में वही फुल फॉर्म है एलएलपी या शॉर्ट फॉर्म है एलएलपी। कंपनी अगर प्राइवेट है तो नेम में प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक है तो पब्लिक, वो लिमिटेड वर्ड आ जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर, मिनिमम एलएलपी में 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स या पार्टनर, एलएलपी में लिमिटेड है, जितना कंट्रीब्यूशन दिया। कंपनी में भी लिमिटेड है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, और गारंटी कंपनी होती है तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटेड अमाउंट। और लास्टली मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी में डायरेक्टर नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है मिनिमम 2। कंपनी में क्या होते हैं? डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। तो यहां देखो अपना कौन सा पोर्शन कहते हैं इसमें खत्म हो गया एलएलपी का। नेक्स्ट टाइम हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। एलएलपी का वेटेज एग्जाम में 5 मार्क्स का। शुरुआत में जो डायरेक्शन दिया उसको ध्यान रखना।